साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो कि आपका पता है कि मैंने आपको लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे पोस्ट किया था। और नीट का जो पेपर था वो इस साल 2 बार पेपर हुआ है, जो कि मणिपुर में आपका 7 मई को पेपर नहीं हुआ था, तो वहाँ पे अभी रिसेंट में पेपर हुआ है। तो हम जैसा कि नीट फर्स्ट को भी हमने डिस्कस किया था और नीट सेकंड को भी मैं डिस्कस किया हूँ कर रहा हूँ, और इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज़ अ मास्टर्स के स्टूडेंट जिस तरीके से आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके नीट के क्वेश्चंस लग जाने चाहिए। और नीट का एग्जाम कोई हल्का एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पे भी कभी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके डिराइव होते हैं। और इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आपका जो शेड्यूल है वो आपका आईसीएमआर जेआरएफ है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको मेडिकल टच के या नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको और कुछ ऐसी चीजें ना कि जो चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, मतलब आपको उसमें कोई आधी रात को भी अगर आपको कोई जगा के पूछे, तो आपको वो बातें पता होनी चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है। तो हम यहाँ पे कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए या उसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे सकते हैं, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन्स को हमने उठाया है। पहले हम बॉटनी के पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आके हम जूलॉजी के डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि एक आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मिलाना था बहुत सारे आपके कंपाउंड्स हैं, उनमें कौन-सा बॉन्ड होता है वो आपको बताना था। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपका प्रोटीन में होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका कार्बोहाइड्रेट में होता है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फास्फोडाइस्टर आपका न्यूक्लिक एसिड में होता है, और सीसी डबल बॉन्ड जो है ये आपको किस में देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे थोड़ा कम विजिबल है, तो मैचिंग के फॉर्म में हम नहीं जा रहे हैं, बट ये चीजें जो है वो एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो उसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका मैचिंग का एक बढ़िया पूछा गया है, जहां पे आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट्स है उनका कलर पूछा गया है। अब इसको ट्रैक करने का जो आपका तरीका है मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान तरीके से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और आप इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप जाएंगे तो कभी भी अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कैरोटीनॉइड की अगर मैं बात करता हूं, तो यानी कि आपने कैरोटीनॉइड का नाम आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस में, यही तो पढ़ा होगा, जहाँ पे हम बीटा कैरोटीन की वजह होती है जो विटामिन ए के फॉर्मेशन के लिए, जिसका लेवल हमने इंक्रीज किया। बीटा कैरोटीन की वजह से क्या होता है, ये आपका गोल्डन कलर का दिखाई देता है या गोल्डन येलो कलर का आपको दिखाई देता है, ठीक है, जो राइस होती है। तो यानी कि मुझे जो कैरोटीनॉइड होता है ये आपका थोड़ा सा येलो टू येलो ऑरेंज के कलर में होता है, तो यानी कि डी का मुझे फर्स्ट से मिलाना है। जैंथोफिल जो होता है ये आपका जैंथोफिल जो होगा ये आपका येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सी का मुझे 4 मिल जाएगा, डी का फर्स्ट मिल जाएगा, तो यानी कि एक ही ऑप्शन में रखा है। क्लोरोफिल ए जो होता है ये आपका, जो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और क्लोरोफिल बी जो होता है ये आपका येलो ग्रीन कलर का होता है। तो ये इस तरीके की मैचिंग है, इसको आप याद रखिएगा, मतलब एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस तरीके से आप यहाँ पे इसको ट्रेस कर सकते हैं वो चीज को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ज़ैंथोफिल आपको याद रखना है, येलो कलर पिगमेंट होता है। इसके बाद आपका जो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट फ्लोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म्स इनटू वाटर बॉडी आर ए सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ, तो ये आपके यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके एग्रीकल्चरल फार्म्स वगैरह होते हैं, या कोई आपके जो आपके इंडस्ट्रियल एजेंसी होती है, वहां पे नाइट्रेट एंड फॉस्फेट की वजह से क्या होता है, जो पानी में जाते हैं यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं, और जो कि अल्टीमेटली जाके फिश डेथ और दुनिया भर की चीजें वहां पे हमको ऑब्जर्व होती हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। इसके अलावा ये आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ये भी कुछ मैचिंग है जो आपके एकदम से टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे क्रॉसेस किए गए, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:1 था। इनकम्प्लीट का रेशियो जो था जब आपने क्रॉस कराया था, याद है, जो उनका एक्सेप्शन केस था 1:2:1 में सेपरेट हो गया था। टेस्ट क्रॉस में आपको जो होता है वो 1:1 मिलता है, और मोनो हैबिट का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। तो ये भी आप अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा और आप इसको रिकॉल करिएगा। और टेस्ट क्रॉस जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा रेसेसिव प्लांट से हम जो होता है वो क्रॉस कराते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते जाइए। बाकी ये क्वेश्चन काफी अच्छा इन्होंने पूछा है, मैं इसको स्टार दूंगा कि हाउ मेनी टाइम डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे बेटर लिखा हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है आपका टीसीए साइकिल में। अब आप सोचेंगे टीसीए साइकिल क्या होता है, तो टीसीए का मतलब क्या हो गया भैया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या तो आप इसको क्रैप साइकिल भी कह सकते हैं। तो यानी कि क्रैप साइकिल में आपका डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, CO2 का रिलीज होना। तो कार्बो ये जो साइकिल होती है कैसे स्टार्ट होती है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो आपका 2 कार्बन कंपाउंड एस्टिल कोएंजाइम में होता है, जो 4 कार्बन कंपाउंड से मिलता है और 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, यही तो होता है क्रैप साइकिल, ठीक है।
सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम प्यार से बोलते हैं 6 कार्बन कंपाउंड, फिर 6 कार्बन आपका 5 कार्बन में गए, यानी कि यहाँ पे एक आपका CO2 रिलीज हुआ और फिर 5 कार्बन जो होता है वो अल्टीमेटली 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड सब देखने को मिलेगा, लेकिन सारे ही आपके 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यानी कि एक स्टेप में यहाँ पर भी आपका CO2 लॉस हुआ। तो कितने बार आपका लॉस हुआ, यानी कि ट्वाइस। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब होता है। तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस देकर उन्हें कंफ्यूज नहीं किया है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म्ड किस फेज में होता है, ठीक है, तो बनता जो है ये आपका जाइगोटीन में बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो डिसोल्यूशन होता है, मतलब ये जब खत्म कब होता है, तो ये आपका डिप्लोटीन में होता है। बाकी पैचेटीन में हमेशा आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन सेल साइकिल से आपका और पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डबलिंग द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। हालांकि अगर आपने अभी लेक्चर मेरा जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे होंगे, हालांकि वहां पे हमने पॉलीपोलाइडी का जिक्र किया था। तो पॉलीपोलाइडी जो होती है वो प्लांट्स में देखने को मिलती है, एनीपोलाइडी जो होती है वो आपके एनिमल्स में देखने को मिलती है। और पॉलीपोलाइडी में आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि आपके जो सेल डिवीजन है वो बहुत ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम आपके बढ़ जाए। तो इसके लिए आपका एक बहुत ही फेमस आपका कंपाउंड है जिसका नाम है कॉल्चिनीन। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉल्चिनीन जो होता है ये आपका क्या होता है, इनिबिटर होता है, और बेसिकली ये आपके मेटाफेज का इनिबिटर होता है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे CSIR, DBT, ICMR, नीट में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। कॉल्चिनिन जो होता है ये आपके बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल, याद भी ये भी रखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन को क्या करता है, इनिबिट करता है। ठीक है, और बाकी इसमें आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन की स्टेप्स होती है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि वो कहाँ पे क्या दिक्कत करता है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट बना के पूछा है कि रुबिस्को जो है ये आपका मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, जो कि मैंने आपको अभी रिसेंट में ही आपको बताया है कि रुबिस्को जो है वो आपका मोस्ट एबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड है। लेकिन अगर आपसे एनिमल वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या इसको आप बायोस्फीयर भी कह सकते हो कि रुबिस्को जो है वो आपके बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा ही एंजाइम है, या प्रोटीन भी कह सकते हो। लेकिन अगर एनिमल सेल्स में अगर मैं कहूंगा तो मैं कोलेजन को कहूंगा। ठीक है, तो कोलेजन जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन डज नॉट अकर इन द C4 प्लांट। तो बिल्कुल सही बात है कि C4 प्लांट जब बनाया गया था तो चूंकि C2 साइकिल हो रही थी, उसी से बचाने के लिए हमने C4 प्लांट जो थे वो एडॉप्ट हुए या इवॉल्व हुए। तो यानी कि मेरा यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो मेरे ट्रू हो जाएंगे। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन मेरा सही होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन या कह सकते हैं इकोलॉजी से पूछा गया है, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई बहुत रॉकेट चीज नहीं लगता है कि प्लांट ऑफर रिवार्ड टू एनिमल इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन एंड नेक्टर। याद रखिएगा कि प्लांट में जब पॉलिनेशन आप पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं, और हमेशा जो नेक्टर वाला जो कहानी आती है, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, इसी तरीके से जो होते हैं वो कार्य करते हैं। तो यानी कि उनको बदले में एक रिवार्ड चाहिए होता है, नेक्टर के फॉर्म में उनको मिलता है या पॉलन के फॉर्म में मिलता है या नेक्टर उनको दिया जाता है। तो ये जो पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होता है ये कैसा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो यानी कि इसमें दोनों को फायदा होता है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका म्यूचुअलिज्म होता है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंपटीशन में हमेशा दोनों को मतलब दो अगर स्पीसीज होंगी तो दोनों को लॉस ही होगा। ठीक है, तो इसी वजह से कंपटीशन कंपटीशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एमिनेसिलिज्म में क्या होता है कि एक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक को नुकसान हो जाएगा, और कॉमनिसलिज्म में एक को फायदा होगा और एक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और म्यूचुअलिज्म में आपका क्या होता है, दोनों पर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। तो यानी कि ये वाला जो केस होता है मेरा, ये कैसा केस होगा, ये मेरा कैसा केस होगा, ये मेरा कैसा होगा, ये मेरा म्यूचुअलिज्म होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पूछा गया है, मेमोरी वाली चीजें हैं, याद कर लीजिएगा कि कौन सा क्रोमोसोम सबसे आखिरी में सीक्वेंस हुआ है, वो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसके अलावा व्हाट विल हैपन इफ फ्रेश वाटर लेक गेट कंटामिनेटेड बाय एडिशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर विद हाई बीओडी। तो कह रहा है कि अगर आपका फ्रेश वाटर है उसमें आपका बीओडी, आपको पता ही ना कि बीओडी एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड, मतलब ये आपका पढ़ते हैं आप इकोलॉजी वगैरह में, तो हाई बीओडी जो होता है वो पोल्यूशन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि आपके हाई बीओडी हो गया है, तो जब आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो गई है तो यानी कि जो आपके डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो आपके लेक में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो आपके बैक्टीरिया वहां पे मौजूद होंगे उनको वाटर को प्योरीफाई करने में अब वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो यानी कि जो आपकी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो भी आप इस ऑप्शन को ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि कोई इन्होंने इतना हाई फाई ऑप्शंस नहीं दिया है।
द लेक विल रिमेन अनइफेक्टेड, ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर ऑफ सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट इन द लेक विल इंक्रीज, ऐसा नहीं है कि इंक्रीज कर जाएंगे। भाई आपने पोल्यूशन किया है तो कोई चीज इंक्रीज कैसे हो जाएगी। और यहीं पर भी दूसरा ऑप्शन भी वही दिया गया है, तो इस तरीके से भी आप इसको ट्रेस कर सकते थे। बाकी पॉलिनेशन का एक एग्जांपल आपका और दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये जो होता है ये आपका जिट्रोगेमी होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑटोगेमी में। ऑटोगेमी नहीं होता है, जीनोगेमी जो होता है आपका डिफरेंट जब स्पीसीज में होता है, या कह सकते हैं दो डिफरेंट ही फ्लावर में हो जाएगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर में होगा, तब उसको हम जीनोगेमी कहेंगे। और ऑटोगेमी में सेम में होता है, और अगर आप एक ही प्लांट के दो फ्लावर में जब हो रहा है तो मैं उसको क्या कहूंगा, मैं उसको जिट्रोगेमी कहूंगा। तो यहां तक कहानी आपकी समझ में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द फिनोमिना इन विच इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन डिस्कवरी। ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ही शानदार पूछा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही एपिकल डोमिनेंस पे लगा देंगे, लेकिन एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा। और जो भी ऑप्शन इन्होंने दिया है बहुत बढ़िया दिया है। जैसे रूट इनिशिएशन, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सिन जो होता है वो रूट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत अच्छे सेट किए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है कि ऐसे फिनोमिना को आपको बताना है जो ऑक्सिन करता भी है और उसकी वजह से उसकी डिस्कवरी हुई। तो डिस्कवरी उसकी तो फोटोट्रॉपिज्म की वजह से हुआ था ना, एपिकल डोमिनेंस की वजह से थोड़े हुआ था। तो यानी कि जो यहाँ पे जो इसका आपका आंसर बनेगा वो आपका फोटोट्रॉपिज्म बनेगा, कि जो आपकी रूट्स जो थी वो वहां पे बेंड हो रही थी। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। इसके बाद द स्पीसीज ऑफ ए प्लांट दैट प्ले ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अनदर स्पीसीज ऑफ द कम्युनिटी। तो यानी कि ये जो आपकी होती हैं ये आपकी की स्टोन स्पीसीज होती हैं, मतलब ये संख्या में बहुत कम होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव दूसरी स्पीसीज पे ज्यादा होता है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो एंडेमिक जो होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जब आपको कोई एक स्पीसीज देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको समझ लो, पर्टिकुलर लोकेशन पे जब आपको देखने को मिलेगी तब मैं इसको एंडेमिक बोलूंगा। बाकी एलियन स्पीसीज जो फॉरेन स्पीसीज होती हैं, जब कहीं और से आती हैं तो उसको हम कहते हैं। बाकी फैटी एसिड आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे। तो फैटी एसिड जो होती है वो किस पाथवे से आपके कनेक्टेड होती है, एसिटाइल कोएंजाइम में। जब आपका ग्लाइकोलिसिस होकर एसिटिल कोएंजाइम में बनता है तो उसी से ही आपकी दुनिया भर की चीजें, आपने बीटा ऑक्सीडेशन और भी फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका मेन पर्टिकुलर जो आपका कंपाउंड होता है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया पूछा गया है कि लाइगेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इन द पीबीआर 322। तो जब आप पीबीआर 322 पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जीन थे, एक आपका एम्पीसिलिन था, एक आपका टेट्रासाइक्लिन था। टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में आपका बैम एच 1 होता है, याद रखिएगा। तो यानी कि अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट कराया है तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा और बैम एच 1 का एक्सप्रेशन जो होगा वो लॉस हो जाएगा। और एम्पीसिलिन पे कौन कौन से जीन होते हैं ये सब आपको याद रखना है, और ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत आपको ये सब करवाए हैं। इसके बाद इनुलिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके आईसीएमआर जीआरएफ 2022 का क्वेश्चन है जहां पे पूछा गया था। तो इनुलिन जो होता है ये पॉलीमर होता है आपका, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। कहाँ पाया जाता है, रूट्स ऑफ डहेलिया वगैरह में पाया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आईसीएमआर जीआरएफ उठा के देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे से याद रखिएगा। ये आपका फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है और ये आपके किडनी टेस्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इनुलिन का डाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपका पीसीआर में यूज करते हैं, थर्मस हेपेटिकस, याद रखिएगा। इसके बाद नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब। तो यानी कि जो आपका रिप्रेसर होगा जब वो बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को नहीं बाइंड करने देगा, बस ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद एक क्रॉस आपसे पूछा है, जेनेटिक का क्वेश्चन है, ठीक ठाक आप कर सकते हैं, कि हेटेरोजाइगस पी प्लांट है जिसमें आपको वायलेट फ्लावर वाज क्रॉस किया गया है होमोजाइगस पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। वायलेट जो है वो आपका डोमिनेंट है, विच वाज ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन एमंग 40 प्रोजेनी। यानी कि आपका हेटेरोजाइगस पी प्लांट है जिसमें वायलेट जो है वो आपका डोमिनेंट है। तो यानी कि हेटेरोजाइगस यानी कि ए कर दूं, और होमोजाइगस ये हो गया, ये मेरा वायलेट हो गया और ये मेरा व्हाइट हो गया। अब मैं इसमें क्रॉस करा दूं, तो अगर मैं क्रॉस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए ए मिलेगा, अगर मैं इसका इसका क्रॉस कराया, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्रॉस कराऊंगा तो ये मिलेगा, एक क्रॉस कराऊंगा तो ये मिलेगा, एक क्रॉस कराऊंगा तो ये मिलेगा। तो यानी कि आपको क्या मिल रहा है, 1:1 के फॉर्म में आपको सेपरेट मिल रहा है। तो यानी कि आपको अगर मैं 40 के कंपैरिजन में जाऊंगा तो यानी कि 20 फ्लावर मुझको इस वाले मिलेंगे, वायलेट मिलेंगे, और 20 फ्लावर मुझे ये मिलेंगे। तो यानी कि मेरा जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा सेकंड ऑप्शन होगा, कि 20 जो होंगे वो मेरे वायलेट होंगे और 20 जो होंगे वो मेरे व्हाइट होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैचिंग से क्वेश्चन है। तो एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके दो हार्मोन्स होते हैं, एक आपका जिब्रेलिन होता है, एक आपका एथाइलिन होता है। एथाइलिन हमेशा फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है प्लांट में, और जिब्रेलिन जो होता है वो हमेशा मेल फ्लावर को बढ़ाता है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको दिखेगा इथाइलिन प्रमोट
प्रमोट फीमेल फ्लावर। तो डी का फर्स्ट लगा दो, एक ही ऑप्शन में रखा है, बाकी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एपिकल डोमिनेंस जो होता है याद रखिएगा, ऑक्सिन कराता है लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है, उसको ओवरकम करता है, मतलब उसको कम करता है। ठीक है। बाकी दुनिया भर की चीजें जो यहाँ पे दिखी गई हैं उसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा सिकल सेल अनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। इन विच डिसऑर्डर चेंज ऑफ ए सिंगल बेस पेयर, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, इसको क्या कहूंगा मैं, पॉइंट म्यूटेशन कहूंगा। जब सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा, रिजल्ट होगा किसमें दिक्कत आई, हमारे बीटा ग्लोबिन चेन में दिक्कत आई। चेंज किसका हो गया, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन हो गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी रटवाया है। वी से वैलिन, वी से विलन, यानी कि आपका गंदा चीज आ गया, वैलिन आ गया अमाइनो एसिड। और उसके अलावा यहाँ पे एक आपका हुआ क्या, ट्रांजिशन हुआ कि ट्रांसवर्जन हुआ, तो वी से वी को जोड़ लीजिएगा, ट्रांसवर्जन हुआ है। बस अब इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका सिकल सेल अनीमिया होगा। इसके अलावा बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट आप पढ़ते हैं तो वहां पे सिंपोर्ट पढ़ते हैं, जब दो ही मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन, तो अपोजिट डायरेक्शन का ऑप्शन ही क्रॉस कर जाएगा। अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब कि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिंपोर्ट में क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सेम कैरियर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट रीमोलाइज इन द प्लांट, यानी कि जो मोबाइलिटी को शो नहीं करता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका कैल्शियम होता है, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये आपके मोबाइल एनिमल होते हैं, सॉरी एनिमल नहीं होते हैं, मोबाइल एलिमेंट होते हैं। मतलब प्लांट में ये मूवमेंट को शो करते हैं, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन कैल्शियम जो होता है वो नहीं करता है, और ये मैंने आपको मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपको इनकरेक्ट पहचानना है। तो इसमें जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ पीएस फर्स्ट एंड सेकंड, यही इन्होंने गलत कर दिया। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में आपका पीएस सेकंड इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल केवल पीएस फर्स्ट आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका एटीपी की सिंथेसाइज जो होता है वो नॉन, बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच की सिंथेसिस भी आपकी नॉन साइक्लिक में देखने को मिलती है। स्ट्रोमा लाइवली में आपको पीएस सेकंड नहीं देखने को मिलेगा, मतलब रिमेनिंग ऑप्शंस जो है वो आपके ट्रू हैं। इसके अलावा मैचिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे इसको मिला सकते हो, थायोबैसिलस जो है वो आपका डीनाइट्रिफिकेशन करता है। डीनाइट्रिफिकेशन में आपके दो आपके बैक्टीरिया होते हैं, एक आपका स्यूडोमोनास होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, स्यूडोमोनास होता है और एक आपका थायोबैसिलस होता है। तो अगर मैं सी को एक पर मिलाऊं तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। बाकी राइजोबियम जो है वो मुझे नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखने को मिलेगा, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलेगा। तो यानी कि बी का 4 हो जाएगा और बाकी ऑप्शंस को आप ट्रेस कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, तो एग्रोबैक्टीरियम के बारे में क्या गलत है अब आप देखते जाइए। अब जैसे मैं नीचे से पढ़ना स्टार्ट करूं, इट डिलीवर टी डीएनए इनटू द प्लांट सेल, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो गया। इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल टू द ट्यूमरस में कर देता था, तभी क्राउन गाल डिजीज हो रही थी, यानी कि ये भी ट्रू है। टीआई प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशर यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक इन द प्लांट सेल, बिल्कुल ट्रू है। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इसको यूज करते हैं तब हम इसके जो पैथोजेनिक पार्ट है, जो ऑक्सिन साइटोकाइनेस जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं या कम कर देते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को हटा के अपना जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो यानी कि तब पैथोजेनिक नहीं होगा भाई, अगर पैथोजेनिक होगा तब तो हमारा काम करना ही बेकार हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे इनकरेक्ट है कि इट इज यूज्ड इन डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट टू बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल यूकैरियोटिक होस्ट सेल, गलत बात। ये प्रोकैरियोटिक पे नहीं, केवल और केवल यूकैरियोटिक होस्ट सेल्स में अगर मुझे जीन ट्रांसफर करना होगा तब मैं इसका यूज करूंगा। स्टार मैं इस क्वेश्चन को देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ आपका बहुत सारे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैचिंग में पूछा गया है कि डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस है, कैनामाइसिन है, ये सब आप कहाँ यूज करते हैं। तो रिट्रोवायरसेस हमेशा आपके जो आपके जीन को डिलीवर करने का काम करेंगे इन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में आपका एग्रोबैक्टीरियम यूज होगा, लेकिन एनिमल सेल्स में आपके रिट्रोवायरसेस यूज होंगे। इसके बाद क्ला1 जो है ये आपका क्या कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यानी कि सी को थर्ड से मिला दीजिए। इसके अलावा अगर आप इसमें देखना भी चाहें तो सी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है और मुझे बी का थर्ड ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शंस में देखने को मिल रहे हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन शो करेगा, तो यानी कि जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। यानी कि डी का मुझे किससे लगा देना है, सेकंड से लगा देना है, और कैनामाइसिन जो होता है ये मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और ये जो चार्ट है ना आपका, कौन से आपके सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको डीबीटी के टाइम पे मैंने आपको चार्ट दिया है। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसको मैं ट्रांसक्रिप्शन कहूँगा, बिल्कुल सही बात है। ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए डिफाइन इज प्राइमरली बाय द 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर, टर्मिनेटर, बिल्कुल सही बात, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जिसमें उन्होंने फास्फोरस 32 को लेबल किया, सल्फर को लेबल किया और डिमॉन्स्ट्रेट किया कि डीएनए जो होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे जो ये साइंटिस्ट थे, ये आपके हर्षा और चेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रिफिथ ने आपके ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, एवेरी मैकलार्ड मैकार्टी ने बताया कि डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो आपका अनइक्विवोकल यानी कि जो आपका एनसीईआरटी बोलता है अनइक्विवोकल, मतलब कोई भी संदेह नहीं रह गया, वो किस एक्सपेरिमेंट के बाद आया, वो हर्षा और चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद आया। और वॉटसन क्रिक ने तो केवल आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया और आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को दिया कि हाँ ऐसे होता होगा, ठीक है। तो ये कहानी होगी। बाकी यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जो फास्फोरस जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो आपकी 14.5 दिन होती है, 14.5, या सिंपली आप कह सकते हो 14 दिन जो होती है वो इसकी हाफ लाइफ होती है। तो अगर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी में आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम इज यूनिडायरेक्शनल बट जाइलम इज द बाई डायरेक्शनल, यहीं पर गलत कर दिया। जाइलम जो होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, पानी क्या होगा, रूट से चढ़ के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। और फ्लोएम जो होता है वो आपके फूड का ट्रांसफर करता है, तो फूड तो सभी को चाहिए ना, लीफ को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ठीक है। और लीफ तो यहाँ भी लगी हो सकती है, यहाँ भी लगी हो सकती है, यानी कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये जो होता है ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। और मोस्ट रेडिली मोबिलाइज एलिमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम नहीं होता है, जो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, जो आपके मोबिलाइज एलिमेंट होते हैं वो आपके फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम होते हैं। तो यानी कि मेरा पहला स्टेटमेंट जो है मेरा करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम जूलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, बाकी ये कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आईसीएमआर, जीआरएफ में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।